चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। अल्बर्ट और पायल इस वक्त दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे विद बैकग्राउंड म्यूजिक। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तभी वहां पर एक और आवाज गूंजी, अरे क्या गिरा दिया। माइकल की आवाज सुन पायल हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। उसने एक सेकंड में कितने ही सॉरी कह डाले। अल्बर्ट ने उसका हाथ छोड़ा और थाली को सही करते हुए वह फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अल्बर्ट के जाते ही पायल ने जल्दी से पानी की बोतल उठाई और कमरे के अंदर आ गई। उसने सब कुछ वहां मौजूद कॉफी टेबल पर रख दिया। इसका ध्यान रखो और इसे होश में लेकर आओ, जैसे ही होश में आ जाए ये खाना खिलाकर इसे वापस से उस कमरे में भेज देना। इतना कहकर माइकल फिर उन दोनों को छोड़ कमरे के बाहर निकल सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया जहां अल्बर्ट गया था और उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। वहीं इधर पायल अंशिका के पास आ गई। उसने थोड़ा सा पानी लिया और उसकी आंखों में छिड़का। कुछ सेकंड के बाद उसे होश आया तो पायल ने उसको पानी पिला दिया। अंशिका ने पानी को कुछ इस तरह से पिया जैसे वो न जाने कितने दिनों से प्यासी हो, और फिर आखिर में थोड़ी राहत सी महसूस कर उसकी नजर उस कमरे में चली गई जहां रोशनी भी थी और साफ सफाई, वरना उसका आधा दम तो उस कमरे में आ रही बदबू से घुटा जा रहा था। तुम खाना खाओगी? पायल ने उससे पूछा। पायल की बात सुन अंशिका ने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन अभी के लिए वो उसके लिए किसी वेल विशर से कम नहीं थी। पायल कॉफी टेबल से थाली उठाकर उसको दे देती। अंशिका भी थाली को पकड़कर जल्दी से खाने के लिए निवाला तैयार करती है और खाने लगती है कि तभी उसे एकदम से देव की याद आ जाती है। वो तो यहाँ खाना खा लेगी, लेकिन उसके भाई का क्या, उसने कुछ खाया होगा या नहीं, उसे नहीं पता था उसके बारे में। सोचकर उसने निवाला वापस से रख दिया। उसको ऐसे करते देर पायल को अजीब लगा। वो उसकी तरफ देखने लगी तो अंशिका ने भी खाने की थाली को साइड में रख उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे सिवा किसी और से बात नहीं करता है, किसी की नहीं सुनता है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसका ध्यान रखने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। प्लीज तुम तो समझो और मुझे जाने दो प्लीज। कहते हुए वह पायल के सामने गिड़गिड़ाने लगी। पायल बस शांत नजरों से उसकी ओर देखे जा रही थी। आंशिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उम्मीद भरो नजरों से पायल की तरफ देख रही थी। कुछ मिनट बाद ही पायल ने अपना हाथ अंशिका के हाथ में से बाहर निकाल लिया और कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। कहकर वह उससे दूर होने लगी तो अंशिका में दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी मदद करो, ये लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कबीर खुराना की बीवी नहीं हूँ, प्लीज तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, प्लीज इन्हें कहो ये लोग मुझे जाने दे, मुझे अपनी भाई के पास जाना है। कहते हुए उसने अपना सर उसके हाथ पर टिका दिया। वहीं पायल बस उसको देखे जा रही थी। वो उसे झूठा दिलासा कैसे दे सकती, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि अंशिका को यहाँ क्यों लाया गया। वो तो बस मामूली सी सर्वेंट थी जिसका काम बस खाना बनाना और विला की साफ साफ करने तक सीमित था। उसने वापस से उससे अपना हाथ छुड़ाया और फिर कहा, मुझे माफ करे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप ये खाना फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मुझे आपको वापस से उसी कमरे में शिफ्ट करना है। इतना कहकर वह उससे दूर हो गई और कमरे के बाहर निकल गई। कमरे के बाहर ही एक गार्ड खड़ा था जिसे अंशिका पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। उसको वहां देख पायल फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही गार्ड ने कमरे का गेट बंद कर दिया। वहीं अंशिका ने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा कर रोने लगी। गोवा।
इसी दौरान गोवा में एक बड़े से विला के लग्जरियस कमरे के किंग साइज बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी जिसको आधेरी छोर को कमर पर लपेटा गया था। उसके बिस्तर के एक तरफ डॉक्टर का जमावड़ा लगा हुआ था तो दूसरी तरफ एक आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा था। तभी उस कमरे में एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स एंटर करता है। उस व्यक्ति की उम्र यही कोई 55 के आसपास होगी। उस व्यक्ति की व्हील चेयर को एक लड़की मूव कर रही थी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र बेड पर पड़े उस आदमी पर जाती है, जिसे देर वह गुस्से में अपना सर झुकाकर खड़े व्यक्ति की तरफ देख कर बोला, बाला। उसकी आवाज में इतना ज्यादा आक्रोश था कि सभी बुरी तरह से कांप गए। उस व्यक्ति की व्हील चेयर जैसे ही बाला के पास पहुंची तो बाला उस व्यक्ति के सामने अपने घुटनों पर गिर गया और अपना सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं कबीर सर को प्रोटेक्ट करने में चूक गया। कहकर उसने अपना सर उसके कदमों में झुका दिया। ये देर व्हील चेयर पर बैठा हुआ शख्स रघुवंशम खुराना कबीर के पिताजी उसे गुस्से से घूरते हैं और फिर अगले ही पल उसे अपने हाथ से धक्का देकर उसे दूर धकेल देते हैं। निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, गेट आउट। कबीर को ये गोली और किसी ने नहीं, मृत्युंजय ने मारी थी। चाहे तो वो उसके सर पर भी मार सकता था, लेकिन अभी उसको मारने का टाइम नहीं आया था। बाला फर्श पर से उठा और फिर अपना सर झुकाकर सीधा कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसके जाने के रघुवंशम जी डॉक्टर की तरफ देखते हैं और अपनी कड़क आवाज में बोले, हमारा बेटा कब तक होश में आएगा? ये सुन डॉक्टर की टीम में सबसे सीनियर व्यक्ति ने कहा, गोली कंधे पर से निकाल दी गई है सर, आज शाम या कल सुबह तक होश आ जाएगा। अभी कुछ दिनों तक शोल्डर को मूव करने में दिक्कत हो सकती है, बाकी और कोई खतरे की बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुन रघुवंशम जी अपनी तीखी नजरों से उसको देखते हुए बोले, खतरे की बात हमारे बेटे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए होने वाली है। अगर इसे कल तक होश नहीं आया तो तुम इसकी जगह बेहोश होने के लिए तैयार हो जाना है। इतना कहकर रघुवंशम जी डॉक्टर को घूरते हुए फिर अपने हाथ से उस लड़की को वहां से चलने का इशारा करते हैं। बाहर आकर उनकी नजरें बाला के ऊपर चली गई। तुम्हें सजा तो हम बाद में देंगे, अभी के लिए पता करो कि उस किंग ने अपना अड्डा इंडिया में कहाँ जमाया हुआ है। वो हमारे देश में आकर हमसे नहीं जीत सकता है। जी मालिक। बाला ने कहा। रघुवंशम जी वहां से चले गए। वही बाला अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज टाइप कर सेंड कर देता है। शाम बीत गई। शाम के 7 बजे के लगभग एक सुनसान इलाके में एक लड़की वहां से आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो बुरी तरह से हांफ रही थी और डरी हुई भी थी, साथ ही बार बार इधर उधर देख रही थी। कोई भी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। ये देख वह लड़की फिर एक वाइट कलर की एसयूवी के सामने एकदम से आ जाती है, जिसके कारण गाड़ी में बैठे इंसान को इंस्टेंट ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अरे पागल हो गई है क्या, मेरी ही गाड़ी मिली है मरने को। गाड़ी में बैठा शख्स चिल्लाया। सामने दे तो वो लड़की कहीं नहीं दिखी। ये देव वह आदमी अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, अरे सच में मर गई क्या? कहकर वह जैसे ही उतरने को हुआ कि तभी वह लड़की झट से उसके गेट के पास आ गई और शीशे पर अपने हाथ मारने लगी। ये देख वह आदमी थोड़ा डर गया। उसने धीरे से नीचे शीशा खिसकाया तो देखा वो लड़की दुल्हन के जोड़े में थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मेरा नाम अंशिका माथुर है, प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स की तरफ देव अंशिका ने उससे मदद मांगते हुए कहा। अंशिका की बात सुन वह शख्स एक नज़र उसके ऊपर डालता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। शरीर पर कई जगह खरोचों के निशान भी थे।
जिसमें से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था और उसके कपड़ों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। ये सब देर वह शख्स बोला, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। ये सुन अंशिका ने उससे शुक्रिया कहते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और फिर जल्दी से पीछे की तरफ चली गई। उसने गेट खोलने के लिए जैसे ही हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी 3 से 4 गोलियां चली। उन गोलियों की आवाज सुन अंशिका डर के मारे पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखती है जहां से वो आई थी। वह शख्स भी उन आवाजों को सुन बुरी तरह से डर गया। उसकी नजरें शीशे पर चली गई जिसमें अंशिका दिख रही थी और वह अब और भी ज्यादा घबरा चुकी थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ी और उसने घबराते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, उन लोगों को पता चल चुका है। कहकर उसने जल्दी से हैंडल पकड़कर उसको खींचा लेकिन वो खुला ही नहीं। उसने थोड़ी और ताकत लगाई लेकिन उसके बाद भी वह गेट खुला नहीं। ये देख वह जल्दी से ड्राइविंग सीट के पास आई और उस शख्स से कहा, सर गेट नहीं खुल रहा है, प्लीज जल्दी से खोल दीजिए। ये सुन वह आदमी तुरंत बोला, और वो खुलेगा भी नहीं, तेरी मदद कर, मुझे मरना थोड़ी है, चल हट यहाँ से। कहकर उस शख्स ने फिर बिना एक पल गवाए कार को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। वहीं अंशिका बस पीछे से उससे कार रोकने के लिए चिल्लाती रही लेकिन वो कार उसकी आंखों से देखते ही देखते ओझल हो गई। अंशिका अपनी आखिरी उम्मीद को खोने के बाद इधर उधर देखने लगी लेकिन अब वो पूरा रास्ता सुनसान हो चुका था और मौत उसके करीब थी। वो ऐसे ही नंगे पैर ही उस भारी लहंगे में भागने लगी। उसने नहीं पता था कि वो कल का सूरज देखेगी या नहीं, लेकिन जब तक जान थी तब तक वो कोशिश करना चाहती थी। करीब 5 मिनट तक अंशिका पसीने में तरबतर होकर सुनसान सड़कों पर भागे जा रही थी। उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी, सांस बुरी तरह से फूलने लगी थी, सर भी बुरी तरह से दुखने लगा था, प्यास से गला सूख रहा था, शायद वो थोड़ा और भागी तो पक्का सड़क पर ही गिर पड़ेगी। तभी खुद से कहती है, हे भगवान मुझे शक्ति दो, वरना वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगा। आखिर कैसे भागी अंशिका वहां से? रघुवंशम जी किंग के बारे में पता लगा पाएंगे? क्या करेगा कबीर जब उसे पता चलेगा उसकी प्रिंसेस उसके ही दुश्मन की कैद में है?